हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमें सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ने हैं यहाँ पर जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से और जहाँ से पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की पीरियडिक प्रॉपर्टीज भी आती हैं, तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज में इस लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा। पीरियडिक प्रॉपर्टी हम पीरियडिक टेबल में पढ़ लेते हैं और काफी टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेंड यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ेंगे जो एस ब्लॉक की केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड और एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में। तो एल्कली मेटल्स हम जानते हैं क्या होता है, LiNaK, RbCS एंड Fr। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी ज्यादा नहीं की जाती है। तो हम जो स्टडी करेंगे वो मैक्सिमम कहां तक करेंगे, सिर्फ सीजियम तक ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इनमें से सीजियम और फ्रांसियम ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ऊपर लेके जाया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली रूम टेम्परेचर पर इनको सॉलिड कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जो लिथियम है, लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला है हमारे पास स्कैवेंजर इन मेटलर्जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लिथियम को मेटलर्जी में स्कैवेंजर प्रॉपर्टी के बेस पर काम में लिया जाता है। मतलब अगर हम जैसे मेटलर्जी में कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारी इंप्योरिटी साथ में बन जाती है जो हम नहीं चाहते कि नहीं बने। उसे रिमूव करने के लिए लिथियम का उपयोग किया जाता है, लिथियम यूज में लिया जाता है, उसी को हम स्कैवेंजर मेटलर्जी प्रॉपर्टी में बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास लाइटेस्ट मेटल। ये तो हमें पता है कि मेटल तो होता है और सबसे छोटा मेटल है, तो हमारे पास लाइटेस्ट मेटल क्या है, लिथियम है। थर्ड है हमारे पास कॉन्गनर प्रॉपर्टीज। कॉन्गनर का मतलब क्या है, कॉन्गनर का मतलब यह है कि लिथियम अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, जैसे सोडियम जो प्रॉपर्टी शो करेगा, पोटेशियम जो करेगा, रुबिडियम, सीजियम ये जो प्रॉपर्टी शो करेंगे, इनसे थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी लिथियम शो करता है। अब वो कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और इस डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच होंगी। लिथियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैग्नीशियम से मैच होती है, जैसे इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर मैच होता है, इसके कार्बोनेट्स के साइज से मैच होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैग्नीशियम से मैच होती हैं। ये टॉपिक हमारे पास पीरियडिक टेबल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं लिथियम की जो वो अदर मेटल शो कर सकते हैं, लेकिन लिथियम उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास N2 के साथ रिएक्शन। मतलब लिथियम की रिएक्शन जब N2 से कराई जाती है तो ये Li3N बनाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही N2 के साथ रिएक्शन करता है और Li3N बनाता है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम चारों में से कोई भी N2 के साथ रिएक्शन नहीं करता। जनरली N2 को इनर्ट गैस के अंदर भी डाला जाता है, हम जानते हैं ये बात। N2 इनर्ट होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो इसके साथ रिएक्शन करने के लिए बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए, और लिथियम क्या होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। तो लिथियम तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन सोडियम से आगे वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो रिएक्शन कर पाए, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और Li3N बनाएगा। सेकेंड पॉइंट है लिथियम नॉट फॉर्म एलम। बाकी के सारे एलिमेंट्स एलम फॉर्म करते हैं, लेकिन लिथियम एलम नहीं बनाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास LiHCO3 एग्जिस्ट इन एक्वस फॉर्म वाइल अदर्स इन सॉलिड फॉर्म। मतलब लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट, सिर्फ लिथियम का बाइकार्बोनेट ही ऐसा है जो एक्वस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। बाकी के जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं तो हमारे पास जैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट ए HCO3, ठीक है। मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी बाइकार्बोनेट्स हमारे पास होंगे वो सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में, और लिथियम का एक्वस फॉर्म के अंदर। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लिथियम हैलाइड एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म।
मतलब लिथियम का कोई भी हैलाइड हमने लिया, LiCl लिया, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डॉट H2O, मतलब H2O होता है, 2H2 हो सकता है, 4H2 हो सकता है। तो लिथियम के जो हैलाइड्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी के जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम के हैलाइड की बात करूं तो सोडियम का हैलाइड क्या हुआ, NaCl। क्या हमने देखा है कहीं भी NaCl.H2O, ऐसा कहीं है नहीं, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। NaCl पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, NaCl सिर्फ इसी हैलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, KCl सिर्फ इसी हैलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होगा, .H2O की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, एक्सेप्ट लिथियम ऑल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ हीलियम के अलावा सभी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास एक मेटल की प्लेट होती है, इस पर हम सनलाइट डालते हैं, HNu सनलाइट या कोई भी एनर्जी हमने डाली, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होके काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से भागते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए लिथियम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। लिथियम के अलावा जितने भी एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांशियम, सीजियम, ये सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये 5 वो प्रॉपर्टी हैं जो अदर एलिमेंट्स शो नहीं कर रहे, लेकिन लिथियम इनको शो करता है। बहुत ध्यान से हमको ये याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम कलर। फ्लेम कलर हमें इनके याद रखने हैं, किस तरीके से, देखो लिथियम है हमारे पास, लिथियम का फ्लेम कलर होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड मतलब जैसे ब्लड का कलर होता है, जैसे उसे क्रिम्सन रेड बोला जाता है, ठीक है। सोडियम का कलर है, सोडियम का कलर गोल्डन येलो। पोटेशियम का कलर वॉयलेट, एंड रुबिडियम एंड सीजियम का जो कलर होगा वो डार्क वॉयलेट होगा। जो कलर होता है उसी कलर में मैंने इनको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लेम कलर हमको इनको डायरेक्टली याद रखने हैं। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहा है, जैसे विबग्योर होता है तो उसमें रेड से वॉयलेट की तरफ ये कलर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी बिल्कुल सिंपल टॉपिक, सिर्फ एक एक्सेप्शन यहाँ पर आता है। जैसे हम बोलते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो इसकी डेंसिटी भी साथ में इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप में ये टॉप टू बॉटम आने पर ग्रुप में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो इनकी डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो देखो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज हमने इसकी डेंसिटी की, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर इसका ये रॉन्ग है, गलत है। इसका जो राइट ऑर्डर होगा उसमें सोडियम और पोटेशियम को आपस में हमें शफल कर देना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, बाकी टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी क्या करनी है, हमें कंटिन्यू इंक्रीज करनी है। बस सोडियम एंड पोटेशियम को आपस में चेंज कर देना है, इनको चेंज कर देंगे। तो लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये हमारे पास डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज होगा आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उतना ही कम मूव कर पाएगा, ठीक है। तो साइज हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक मोबिलिटी के। इन गैसियस फेज, मतलब ये जो हम आयन मान रहे हैं किस फेज के अंदर मान रहे हैं, ये हम गैसियस फेज के अंदर मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर गैसियस फेज में है तो आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जिसका साइज छोटा उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा Li+, उसके बाद Na+, K+, Rb+ एंड Cs+। ध्यान रखना है सिर्फ गैसियस फेज में। अगर क्वेश्चन हमारे पास एक्वस फेज का आ जाता है तो एक्वस फेज में आयनिक मोबिलिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे पास गैसियस फेज का ऑर्डर था उसका जस्ट अपोजिट हमें एक्वस फेज में कर देना है। मतलब आयनिक मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। Cs+ का साइज सबसे बड़ा तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद Rb+, K+, Na+ एंड Li+, ये आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास Li इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। ये हमें याद रखना है कि लिथियम क्या होता है, लिथियम बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट
लिथियम होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अपने ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिएक्टिविटी। अब इन एलिमेंट्स की, मेटल्स की हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहली रिएक्टिविटी है विद एयर। एयर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर इन मेटल्स को एयर में खुला रख दें, ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, तो इनका कलर धीरे धीरे डल हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ देखो विद एयर, अगर एयर में हमने सीधा रख दिया तो ये धीरे धीरे डल हो जाता है, कलर इनका लाइट पड़ने लग जाता है। और वो लाइट किस लिए होता है, वो डल कलर किस लिए होता है, क्योंकि ये एयर की प्रेजेंस में CO3-2 कार्बोनेट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्कली मेटल्स का कलर धीरे धीरे एयर की प्रेजेंस में कौन से कंपाउंड की वजह से लाइट हो जाता है, कार्बोनेट्स की वजह से। कार्बोनेट्स कैसे बनाते हैं, देखो जैसे मेटल है हमारे पास, मेटल को हमने रखा एयर के अंदर, तो एयर के अंदर सिर्फ O2 तो होता नहीं है, एयर के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, O2 भी होता है, अदर गैसेस भी होती हैं जिनमें CO2 भी होता है। तो मेटल किस किस के साथ रिएक्शन करेगा, मेटल उस एयर में से सबसे पहले O2 के साथ रिएक्शन किया, जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा हमारे पास ऑक्साइड। ठीक है, अब ये ऑक्साइड आगे रिएक्शन करेगा H2O के साथ में, जो कि एयर की मॉइस्चर में ही होगा। ठीक है, वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, OH- बनाया। और ये OH- जब एयर में से CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये CO2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, कार्बोनेट्स बना देगा, CO3-2। तो मेटल अब एक्चुअल में मेटल नहीं रहा, वो मेटेलिक कार्बोनेट बन चुका है, और उस मेटेलिक कार्बोनेट की वजह से ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो होता है ये सिर्फ एक सरफेस ऑक्सीडेशन होता है। मतलब मेटल ने जो रिएक्शन किया ना O2 के साथ में, ये सिर्फ एक सरफेस ऑक्सीडेशन है। सरफेस ऑक्सीडेशन का मतलब, मान लो हमारे पास ये लिथियम है या सोडियम है, तो टुकड़ा होगा तो अंदर की तरफ पूरा फुल होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन कहाँ पर हुई है, ये रिएक्शन सिर्फ मेटल की सरफेस पर हुई है। ये जो MO2 ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट बने, वो सिर्फ इस सरफेस पर बने। तो हमें जो कलर दिखाई देता है वो तो बाहर का ही दिखाई देता है, अंदर का तो दिखाई देता नहीं है। तो ये जो मेटेलिक कार्बोनेट है ये सरफेस पर है, तो इनका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हमें दिखने लगेगा। लेकिन अगर इसे कट कर दिया जाए, यहां से हम इसे कट कर दें, तो अंदर से हमें वापस वैसा ही दिखेगा जैसा वो पहले से था। ठीक है, तो ये सरफेस ऑक्सीडेशन वाला फिनोमिना है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इनको मेटल्स को अगर हम एयर में रखते हैं तो ये कार्बोनेट्स बना देते हैं, इसका मतलब इन्हें एयर में तो खुला छोड़ा जा सकता नहीं है। अगर इन्हें हम पानी के अंदर रखते हैं तो पानी के अंदर तो ये पूरे के पूरे एक्सप्लोड हो जाएंगे, बम की तरह फट जाएंगे। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको तो पानी के अंदर बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डालने से ये एक्सप्लोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें किस में रखा जाएगा, इन्हें हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जा सकता है। केरोसिन ऑयल के अंदर ये रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ लिथियम को छोड़कर। लिथियम हर जगह एक्सेप्शन है हमारे पास। लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में ना रख के पैराफिन वैक्स में रखते हैं, उसे मोम के अंदर उसे दबा के रखा जाता है। ठीक है, ये हुआ रिएक्शन विद एयर। अब देखते हैं रिएक्शन विद O2। देखो एयर और O2 में क्या डिफरेंस है, एयर के अंदर सभी गैसेज होती हैं, यहाँ पर O2 भी था, H2O भी था, CO2 भी था, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ O2 के साथ रिएक्शन हमें पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। O2 के साथ रिएक्शन करने पर हमें याद रखना है कि लिथियम जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो परऑक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जब रिएक्शन करेंगे तो सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ये बहुत बार नीट में, जेई में और एडवांस में इसी को घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो ऑक्साइड बना सकता है, सिर्फ सोडियम ही ऐसा है जो परऑक्साइड बना सकता है, और बाकी के एलिमेंट क्या बनाते हैं, बाकी के एलिमेंट सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, साथ में हमें यह भी याद रखना है कि लिथियम का जो ऑक्साइड होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जो सोडियम का परऑक्साइड होता है वो भी डायामैग्नेटिक होता है, एंड जो ये पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के सुपर ऑक्साइड है MO2 फॉर्म के अंदर जो बनेंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। याद रखना है हमको ये मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, ठीक है, चलो
अब ये जो सुपर ऑक्साइड है, जैसे पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड KO2 की बात करें तो ये KO2 सबमरीन के अंदर यूज लिया जाता है ब्रीथिंग पर्पज में। ब्रीथिंग पर्पज में कैसे यूज लिया जाता है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर लेके जा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कई कई महीनों तक सबमरीन जाते हैं। तो KO2 साथ में लिया जाता है। KO2 इसकी रिएक्शन अगर CO2 के साथ में कराई जाए तो ये क्या बनाएगा? ये K2CO3 बनाएगा, कार्बोनेट बना दिया पोटेशियम का, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और साथ में यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज कर दी। तो ऑक्सीजन हम वहां पर हाथों हाथ बना सकते हैं, किसकी हेल्प से? KO2 की हेल्प से, ठीक है। KO2 प्लस CO2 गिव्स टू K2CO3 एंड ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, और इसी ऑक्सीजन को ब्रीथिंग पर्पज में यूज किया जाता है। देखो, अब इन ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड, इनमें से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो हमें विद रीजन पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उनका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। तो उसे अब हम देखते हैं। ये लिथियम ऑक्साइड, सोडियम का परऑक्साइड एंड पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, ये हमने लिया। इनकी रिएक्शन कराई हमने H2O के साथ में, इन्हें हाइड्रोलिसिस कराया। तो जब इनका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट से हमें इजीली पता लग सकता है कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखो, लिथियम का जो ऑक्साइड है उससे जब रिएक्शन कराई गई तो बना हमारे पास LiOH, सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड बना है। सोडियम की बात करें तो सोडियम के परऑक्साइड से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, एंड साथ में परऑक्साइड बना है। और हम जानते हैं कि परऑक्साइड H2O2 ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पोटेशियम की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराया गया तो KOH साथ में क्या देगा? H2O2 देगा एंड O2 भी रिलीज करेगा, तो यहां से O2 एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है। तो अब इस ऑर्डर में अगर देखा जाए कि KO2 के साथ में KO2 का जब हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है और किसी एलिमेंट की रिएक्शन कराई जा रही है, तो KO2 किस किस में कन्वर्ट हुआ? KOH में कन्वर्ट हुआ। और KOH के साथ में परऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड O2 दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहां से रिलीज हो रहे हैं। तो ये दोनों भी उसका ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सोडियम के केस में सिर्फ एक H2O2 ही रिलीज हुआ है, तो इसका मतलब Na2O2 KO2 की कंपैरिजन में कम ऑक्सीडेशन कर पाएगा, कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और Li2O के केस में तो कुछ भी रिलीज नहीं हुआ, यहाँ से H2O2 और O2 कुछ रिलीज नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KO2। क्यों? क्योंकि यहाँ से दो दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और निकल रहे हैं, H2O2 एंड O2। Na2O2 में सिर्फ एक निकल रहा है तो इससे थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और Li2O में कुछ नहीं निकला तो ये सबसे वीक होगा। तो ये हमारे पास इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारे पास लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या होगा। अगली रिएक्टिविटी हमारे पास लिक्विड अमोनिया के साथ में। तो देखो, हमने कोई भी मेटल लिया, इस मेटल की रिएक्शन कराई हमने लिक्विड अमोनिया में। अब ये लिक्विड अमोनिया भी दो टाइप का हो सकता है, डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड। तो अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो डाइल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसेंट्रेटेड की बाद में बात करेंगे। तो मेटल के साथ में डाइल्यूट लिक्विड अमोनिया लिया गया, रिएक्शन क्या होगा? तो देखो, रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो ऐसे ही अजीब तरीके से हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये जो मेटल है, मेटल की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की होती है। तो ये मेटल क्या बनाएगा? यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और क्या बना दिया? M+। ये M+ बना। NH3 एक पोलर कंपाउंड है, तो इस पोलर कंपाउंड में ये नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही हमने मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला तो इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और इलेक्ट्रॉन से रिलीज करने पर बना M+। इस M+ को NH3 का नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, और इस M+ के चारों तरफ, जैसे ये हमारे पास M+ है ना, इस M+ के चारों तरफ अब कौन चिपक जाएंगे? NH3 चिपक जाएंगे। M+ के चारों तरफ ये NH3 आ गए, कहां से? नेगेटिव वाले पार्ट से। जो भी इसका नेगेटिव वाला पार्ट होगा वहां से ये रिलीज हो जाएंगे। अपोजिट वाला पार्ट इसके जस्ट पीछे की तरफ रहेगा, पोलर कंपाउंड है इसलिए, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या है? देखो, M से NH3 एज ए लिगेंड बिहेव कर रहा है, X कंपाउंड यहाँ पर हो सकते हैं। और टोटल चार्ज क्या होगा इसके ऊपर? M+ है तो M पॉजिटिव होगा, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के। सिर्फ नेगेटिव वाला हिस्सा इससे
थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ है, लेकिन चार्ज अभी भी इसके पास 0 है। तो ये जो M+ वाला चार्ज है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर चार्ज लगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये भी तो उसी सॉल्यूशन के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, नेगेटिव पार्ट। इस इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव पार्ट के चारों तरफ NH3 चिपक जाएगा। NH3 कहां से चिपक जाएगा, जो इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा, ये NH3 है, पोलर कंपाउंड है ना, तो पॉजिटिव वाला हिस्सा इससे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव वाला दूर की तरफ रह जाएगा। तो ये भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना, बीच में इलेक्ट्रॉन और इसके चारों तरफ NH3। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये NH3 के Y मॉलिक्यूल्स यहाँ पर चिपक गए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसी की वजह से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बने हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड एनायन, ठीक है। तो अब हम इस अमोनिएटेड कैटायन की बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास मेटेलिक सॉल्यूशन बना है अमोनिया के साथ में, तो ये मेटेलिक सॉल्यूशन अमोनिया के साथ में ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कलर हमें याद रखना है, ये ब्लू सॉल्यूशन बनाता है। नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर तो होगा ही, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं, तो इन आयन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट हमको याद रखने हैं, ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा एंड गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। ये था डाइल्यूट। अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें, यहां पर हमने डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड अमोनिया लिया, तो क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बस इतना सा है कि ये जो ब्लू सॉल्यूशन है, ये ब्लू सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रॉन्ज सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर में, क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी अमोनिएटेड कैटायन की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। लिक्विड अमोनिया के केस में अगर हमने ड्राई NH3 लिया, तो ड्राई NH3 के केस में जैसा ऊपर हुआ था, आयंस रिलीज हो गए थे, यहाँ पर आयंस रिलीज नहीं होंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, और वो कैसे होगी, मेटल प्लस ड्राई NH3 रिएक्शन किया तो यहाँ से H2 रिलीज हुआ, ठीक है। और जब ये H2 रिलीज हुआ तो साथ में रिलीज होगा M प्लस NH2 माइनस, मतलब ये जो NH2 माइनस है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एमाइड आयन बोल देते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, सिर्फ लिथियम को छोड़कर, लिथियम यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, तो लिथियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं वो क्या देंगे, वो H2 गैस रिलीज कर देंगे एंड एमाइड अलग से निकाल देंगे। लेकिन अगर लिथियम की रिएक्शन ड्राई NH3 के साथ में की जाए, तो वो एमाइड के बजाय इमाइड निकालेगा। इमाइड क्या होता है हमारे पास, NH-2 को हम क्या बोल देते हैं, इमाइड बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और H+ निकाल दो, एमाइड में से एक H+ निकाल देंगे, तो यही इमाइड बन जाता है। तो यहाँ से H2 गैस रिलीज नहीं हुई, यहाँ क्या हुआ, यहाँ इमाइड फॉर्म हुआ लिथियम के केस में। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इन एल्कली मेटल्स की रिएक्शन NH3 से कराई जाए, NH3 में भी 3 केस हो चुके हैं, लिक्विड अमोनिया का, लिक्विड अमोनिया में डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ये 2 केस हुए। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड में सिर्फ कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है और कोई नहीं। ड्राई NH3 के केस में क्या होगा, ड्राई NH3 के केस में कंपाउंड ही चेंज हो जाएंगे, H2 बाहर निकलेगा, लिथियम के केस में इमाइड बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमको अच्छे से याद रखनी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसे डिस्कस करेंगे।